स्वदेश न्यूज लगातार सुबह 7 बजे से ही आपको जो मतदान शुरू हुआ है दूसरे चरण का, इसको लेकर लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। उस क्षेत्र में भी आपको जा रहे हैं जहां पर मतदान हो रहा है और वहां से हमारे संवाददाता आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं। और अगर हम राजस्थान की अभी बात कर ले तो राजस्थान में जो 11 बजे तक अभी आंकड़े हमारे पास आए मतदान को लेकर, वो 26.84% वहां पर अभी तक मतदान हो चुका है। राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में, राजस्थान की जो टोटल सीटें 25 है, वो पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान हो गया था। आज दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो 2 चरण में राजस्थान का यह पूरा मतदान हो जाएगा। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा चरण है। राजस्थान में 11 बजे तक 26.84% मतदान हुआ। जोधपुर में 25.75% मतदान हुआ। बाड़मेर की अगर बात कर लें तो 29.58% मतदान हुआ। कोटा में 28.30%, जालौर में 28.50%, पाली में 24.62%, बांसवाड़ा में 30.04%, राजसमंद में 25.58%, उदयपुर में 27.46%, चित्तौड़गढ़ में 26.48%, भीलवाड़ा में 25.15%, टोंक सवाई माधोपुर में 24%, अजमेर में 24.43%, झालावाड़ बारां में 28.88%। तो टोटल मिलाकर 26.84% मतदान हो गया है राजस्थान में। लेकिन अभी भी जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने की जरूरत है। शाम को 6 बजे तक मतदान का समय है, इसलिए स्वदेश न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि घरों से आप बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें जाकर। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दो। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राजस्थान से सुरेश गर्ग जी और कांग्रेस नेता राजस्थान से प्रतिष्ठा यादव जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुरेश गर्ग जी, देखिए जिस तरह से पिछली बार 25 की 25 सीटें आप लोग के हिस्से में आई थी, इस बार वही टारगेट आप लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 400 का आंकड़ा इस बार है वो पार करना, तो राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें जीतना है। लेकिन राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन की तरफ से तमाम आरोप लगाकर आप लोगों को घेरा जा रहा है और कहीं कहीं कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है 400 पार, वो निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और राजस्थान में 25 की 25 सीटें लेके आएंगे। जिस तरीके से एक व्यक्ति को मजबूत स्थायी सरकार चाहिए, एक मतदाता को मजबूत स्थायी सरकार चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। आज इंडिया अलायंस के अंदर ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इनके इंडिया अलायंस में ये डिसाइडेड नहीं है कि आने वाले समय में कौन सा प्रधानमंत्री होगा या एक साल के लिए प्रधानमंत्री होंगे। तो अगर मतदाता ये जानता है कि हमें अगर स्थायी सरकार दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अगर स्थायी सरकार दे सकते हैं तो मतदाता उसी को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे। तो मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। लोकतंत्र मजबूत होगा तो सरकार स्थायी होगी, सरकार अच्छी चलेगी, सरकार भी जनता के प्रति वफादार होगी। तो मेरा सभी से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इस बार विधानसभा में जब आप लोग की सरकार बनी, तो पिछले बार जब 2000 अगर हम बात करें 2018 में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2000 अगर हम उसके पहले की बात करें, 13 की बात करें, वहां पर आप लोग भारी बहुमत के साथ इस बार आप लोगों ने सरकार बनाई थी उस वक्त है। लेकिन इस बार जब 2023 में आप लोग ने सरकार बनाई तो इतना भारी बहुमत नहीं रहा। बहुमत से मुश्किल से 15 सीटों के आसपास ही आप लोग को ज्यादा मिला है। लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखें, आपको लगता है कि जो आप दावा लेकर चल रहे हैं, आप 25 की 25 सीटें जीतने का, वो पूरा हो जाएगा? क्योंकि मैंने वही कहा, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जहां पर अगर हम बात कर लें जालोर से, जहां पर अशोक गहलोत के जो बेटे वैभव गहलोत वो यहां से यहां पर खंभ ठोक रहे हैं, उनके सामने आपके जो प्रत्याशी बीजेपी के वो लुम्बाराम, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पर टक्कर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मैं कहना जा रहा हूं कि जालोर से अशोक गहलोत जी के बेटे चुनाव हार रहे हैं, 100% चुनाव हार रहे हैं। मैं अगर मान लो अगर वो जीतने वाले ही होते, इतने ही फेमस कैंडिडेट होते, तो जोधपुर से चुनाव लड़ लेते। उनके बेटे को प्रमोट करने के लिए अशोक गहलोत जी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं फिर भी वो जीत नहीं पाई। जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है जनता को, वो जनता मतदाता सिर्फ अभी केवल नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, वो कमल के फूल को देखना चाहते हैं कि अगर कोई स्थायी सरकार दे सकता है, कोई मजबूत सरकार दे सकता है, भ्रष्टाचार युक्त सरकार दे सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं।
इसलिए जनता का केवल एक ही मानस है, एक ही लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार, राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालना। ठीक है, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, हालांकि बहुत एज में सरकार बनाई थी, बहुमत से मुश्किल से कुछ ही सीटें ज्यादा थी। और तब भी आप लोग को जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो 25 की 25 सीटें आपके हिस्से में गई थी। और अभी आप लोग की सरकार है, क्या यही कॉन्फिडेंस है कि इस बार तो विधानसभा में हमारी सरकार है, इसलिए लोकसभा में हम 25 की 25 सीटें एक बार फिर से जीतेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि 2018 में इनकी सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी 25 की 25 राजस्थान में सीटें लेके आए। जब अब आज हमारी सरकार है, हमारा दूसरा चीज है कि हमने जो 10 साल के अंदर वादे किए थे वो पूरे करके बताए थे। जो मोदी जी कहते हैं वो करके बताते हैं। मोदी की गारंटी यानी काम होने की गारंटी। हमने 10 साल के अंदर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था कर दी। हमने उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर 10 करोड़ कनेक्शन दिए, हमने पक्के मकान बना के दिए, हमने हर घर जल के अंदर जल से नल कनेक्शन जो है वो 13 करोड़ किए। जो गरीब व्यक्ति कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा, उस तरह के गरीब व्यक्ति 55 करोड़ जनधन अकाउंट खुलना, और उन जनधन अकाउंट के अंदर आज 36 लाख करोड़ रुपए अगर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 करोड़ अगर गरीब परिवार, गरीब लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब चीजें हमने मेडिकल कॉलेज, एम्स बना के दिए, रेलवे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे आज जयपुर से दिल्ली के अंदर जाते हो तो आप 3 घंटे 4 घंटे के अंदर पहुंच जाते हो। तो ये सब चीजें दी है, जनता देखती है कि क्या भ्रष्टाचार। ठीक है, प्रतीक्षा जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, आपने सुना होगा सुरेश गर्ग जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब 2018 में आप लोग की सरकार बनी थी कांग्रेस की विधानसभा में, तब भी हमने लोकसभा में परचम लहराया था, 25 की 25 सीटें हमारे हिस्से में आई थी। इस बार तो विधानसभा में भी हम जीते हैं, तो इस बार बिल्कुल आश्वस्त है वो कि 25 सीटें इस बार फिर से बीजेपी जीत रही है। देखिए, आश्वस्त होना अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज आपकी सोच पर आप किसी का पैरा नहीं होता। आप जो मर्जी आए सोच सकते हैं और जो मर्जी आए बोल सकते हैं, उस पर कोई बैन नहीं है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है हमारी सोच का और हमारे बोलने का, हमें स्वतंत्रता है। तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक चीज मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ध्यान है कि हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर तो इनकी सरकार थी और इन्होंने मंत्री भी बना दिया था, उसके बावजूद भी इनके अहंकार को जवाब दे दिया। क्योंकि ये जनता है, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि उसको किसे चुनना है और कब किसको कैसे चुनना है, ये जनता का ही अधिकार है। जनता जिसे चुनेगी वो सरकार बनाएगा, लेकिन जनता इस बार जवाब देने के पूरा जनता का इरादा है कि जो संविधान के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत सारी अभी बड़ी बड़ी चीजें गिनवा रहे थे। मुझे हंसी भी आ रही थी कि महंगाई में ये नहीं बता पा रहे कि 450 का सिलेंडर 900 से अबव, पहले तो 1150 जल जो 50-55 का था रेट, 450 रुपए में दे रहे जयपुर में सिलेंडर राजस्थान में, उसको बढ़ाकर मैं सुन रही थी आपको। आप कृपया करके अब आप थोड़ा सा मुझे भी मेरी बात रखने का समय दीजिए प्लीज। कि वो उसको बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया ये इस देश ने देखा। जो 70 रुपए किलो दालें आती थी, तेल 80-85 रुपए लीटर आता था, उस तेल के दाम बढ़ाकर जो खाने की जो खाद्य सामग्री है उसके रेट को कितना बढ़ा दिया। बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं के लिए नौकरियों का सारे ऑप्शन इन्होंने खत्म कर दिए। अग्निवीर के नाम पर इन्होंने जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, इन तमाम चीजों को भी आप गिनवाइए, क्योंकि इस देश का आम नागरिक के लिए आपने क्या किया। आपने काम किया केवल और केवल 2 लोगों के लिए, और 2 लोगों ने काम किया, अडानी के लिए और अंबानी के लिए। इनकी संपत्ति जरूर विश्व में बहुत तेवर गति से बढ़ गई, अडानी जी की तो बहुत पहले दूसरे नंबर पर पहुंच गई, लेकिन इस हिंदुस्तान का गरीब होता चला गया इस 10 साल के अंदर। लोगों को प्रतिष्ठा जी ठीक है, आप गरीबी की बात कर रहे हैं, आप गरीबी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, राजीव गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। लेकिन ठीक है प्रतिष्ठा जी, जो तमाम आप मुद्दे बता रहे हैं, ये मुद्दे विधानसभा में भी आपकी तरफ से उठाए गए थे, लेकिन विधानसभा में इसका फर्क नहीं पड़ा। 2018 में आप लोग की सरकार बनी थी विधानसभा में, लेकिन तब भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीती थी। इस बार तो विधानसभा में ही बीजेपी है, तो आप लोग कैसे, आप लोग को लग रहा है कि वो कौन कौन से मुद्दे आपको ऐसा लग रहा है, आप जो गिना रहे थे, लेकिन आपको लग रहा है कि जनता आपके मुद्दों को समझ पा रही है, या फिर कुछ और आप लोग की रणनीति इसके तहत आपको लग रहा है कि कुछ सीटें आप लोग यहां पर हथिया लेंगे?
कितना दावा कर रहे हैं आप लोग 25 में से, खासकर जो आज 13 सीटों पर चुनाव है, इसमें से कितनी सीटें आपके हिस्से में जा रही हैं? देखिए, आप ये मुद्दे जो मैं गिना रही थी वो तमाम मुद्दे हमारे नहीं है, वो जनता के मुद्दे हैं। हम जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, हम हवाई बात नहीं कर रहे। और जनता अपने ही मुद्दों पर वोट देगी। जनता किसी के सिर्फ भ्रम की राजनीति से जनता बाहर आ चुकी है। आपने देखा कि किस तरह से जब पहले स्तर का मतदान हुआ, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी बौखला गए और किस तरह से वैमनस्य फैलाने वाले जो लोग, हालांकि पहली बार हुआ इतिहास में कि तो चुनाव आयोग ने उन पर किसी प्रधानमंत्री के भाषण के ऊपर पहली बार कार्रवाई हुई, संज्ञान लिया गया। तो ये अभी सिर्फ नोटिस दिया गया, हालांकि राहुल गांधी को भी नोटिस दिया, आपको पता ही होगा, आपको पता होगा राहुल गांधी को भी नोटिस दिया गया है। प्रधानमंत्री जो इस देश की जड़ों के अंदर जो पॉइजन डालने का काम कर रहे हैं, केवल मुसलमान के सिवा कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा। तो ये बौखलाहट दिखा रही है कि इनको एहसास हो गया है कि जनता अपने मुद्दों को समझ चुकी है और जनता अपने। ठीक है सुरेश गर्ग जी, बौखलाहट है आप लोग केस में, इसलिए इस बार दूसरे चरण में रणनीति कुछ अलग ही दिखाई दे रही है आप लोग की, खासकर नरेंद्र मोदी बहुत ही एग्रेशन मोड में है। देखिए, मैं तो एक चीज जानना चाहता हूं, इन्होंने अभी कहा था कि हिंदुस्तान में संपत्ति बढ़ रही है। अब इनको अगर हिंदुस्तान के व्यापारी को, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज को अगर संपत्ति बढ़ती है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इनका क्या लक्ष्य है कि वो संपत्ति में से जब्त करना और किनको देना, जो घुसपैठिए जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं उनको संपत्ति देना। ये देखने का नेता तो बोल ही रहे, कैमरा ऊपर इनके नेता तो बोल ही रहे, दिखाई देगा कि हथेली पे आदमी बोलता है, फूंक मार के उड़ाता है। प्रतीक्षा जी, ये आपने स्वीकार कर लिया कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। अब सुन लीजिए, अब प्रतीक्षा जी सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, आपके बीच में मैं नहीं बोला ना। आपने खुद ने स्वीकार किया कि अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है या हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज की संपत्ति बढ़ रही है। अरे अगर विदेशी की संपत्ति बढ़ जाती है तो तुमको खुशी होती है क्या? अगर हिंदुस्तान में विदेशी आके यहाँ पे बिजनेस करता है, वो कमा के चला जाता है तो आपको खुशी होती है क्या? ये तो खुशी मनाना चाहिए कि आज आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी कमाई हिंदुस्तान में थी। 2014 से पहले जो भी कमाते थे उसको विदेश में भेज देते थे आप लोग। आपने नंबर 2 का पैसा जो गाड़ी कमाई, लेकिन इसी को लेकर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो विरासत टैक्स लगाएगी। आपको लगता है कि जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसका जिक्र ही नहीं है विरासत टैक्स का, लेकिन आप लोग लगातार इसको लेकर एक तमाम मुद्दा बना रहे हैं? दूसरे चरण में पहले अक्सर हमने देखा इस तरह के आरोप लगाते हैं आप लोगों को। हुआ कि हम संपत्तियों की जांच कराएंगे, हम संपत्तियों का निरीक्षण कराएंगे। उसका मतलब क्या है? और फिर इसके बाद सैम पित्रोदा जी कौन है? सैम पित्रोदा जी राजीव गांधी के मुख्य सलाहकार है, आज भी इनके मुख्य सलाहकार है। और इनके ये सारे मुद्दे राजस्थान में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये सारे मुद्दे राजस्थान में काम कर रहे हैं? आप जनता को समझा पा रहे हैं? आप जो सारी बातें कर रहे हैं, जनता ये समझ रही है कि जनता ये जानती है कि अगर कांग्रेस की सरकार, पहली बात तो कांग्रेस की सरकार दूर दूर तक नहीं है, इनको तो जो विपक्ष के लायक भी सीटें नहीं आएगी। लेकिन जनता यह समझ रही है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्र है, इसके बाद पार्टी है, इसके बाद परिवार है। लेकिन कांग्रेस लगातार आप आरोप लगा रहे हैं संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। हालांकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है और संविधान में अगर तो बहुत बार बदलाव हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं था, लेकिन धर्म के आधार पर कांग्रेस ने आरक्षण दिया है। बिल्कुल साहब, आंध्र प्रदेश के अंदर देख लीजिए, इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करी थी। सुरेश जी, आप ये देखिए, आज हमारे जो संविधान पीठ है, जो कानून है, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने रोक लगा दी, नहीं तो ये तो कब के ही धर्म के आधार पर यहाँ पे आरक्षण दे चुके। ठीक है, ये सवाल प्रतिष्ठा जी जवाब। जी, इनके खुद के सांसद, ये हम नहीं कह रहे, इनके खुद के सांसदों ने ये बयान दिए हैं कि अगर हमें 400 पार नरेंद्र मोदी जी को इसलिए चाहिए कि देश का संविधान बदलना है। ये हम नहीं कह रहे, इनकी कही हुई बात को ही हम कह रहे हैं कि इनका जो मनसा, देखिए कोई ना कोई, सारे नेता तो कर रहे हैं ना, हम यूसीसी लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आएंगे ना, हम कर रहे हैं ना, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आएंगे हम के द्वारा, इनके सांसदों के द्वारा कह रहे हैं ना, चैलेंज के दावे की बात कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे हम नरेंद्र मोदी के द्वारा।
प्रधानमंत्री जी इस देश के संविधान को बदलने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए उनको 400 नहीं, लेकिन पार प्रधानमंत्री चाहिए। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने संविधान का माखौल उड़ाया है। कांग्रेस ने संविधान को तहस नहस करने की कोशिश की है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने जहां जहां उनकी राज्य सरकारें रही वहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है। ये सिर्फ बीजेपी भ्रामक प्रचार और क्योंकि देखिए आप जब भ्रामक प्रचार का कर्नाटक में आपने दिया है, तेलंगाना में आपने दिया था आपने। ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे ना साहब, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये देश के लिए काम नहीं करना चाहते, केवल धर्म का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। भगवान का भी भला तो ये भगवान का भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल अपने हित के लिए करना चाहते हैं। जी मुझे तो ये बता दीजिए, कोटा में पीएसआई को परमिशन किसने दी थी रैली निकालने के लिए? रामनवमी पे धारा 144 लगाने का किसने किया था? पता लग जाता है तुष्टीकरण कौन कर रहा है। भगवान से कोई पर्दा नहीं होता, किसके कौन कैसा है ये भगवान अच्छे से जानता है। तो हमें पूरा भरोसा है कि भगवान ने इनको अच्छे से समझ लिया, जान लिया, और इस बार का जो चुनाव का परिणाम जब 4 जून को आएगा तो इनके पैरों तले अयोध्या कब जा रहे हैं ये बता दीजिए आपके नेता। ठीक है सुरेश जी, आपने अयोध्या का जिक्र किया, तो क्या मोदी की गारंटी और राम जी के भरोसे हैं बस आप लोग? लड़ाई पूंजीपति। देखिए आज देखिए, हिंदुस्तान सनातन धर्म का देश है। अब ये सनातन विरोधी लोग हैं, इनके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो सनातन धर्म को गाली बकते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर भव्य अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बना है और इनको निमंत्रण दिया, ये जानबूझ के नहीं आते हैं, क्योंकि इनको पता था कि अगर मैं अयोध्या में आ गए तो अल्पसंख्यक इनको वोट नहीं। मेरे पास समय कम है, लेकिन सुरेश जी ये जो सारे आप मुद्दे गिना रहे हैं या प्रतिष्ठा जी गिना रहे हैं, ये सारे मुद्दे देश के, इसमें कोई शक नहीं, देश का चुनाव है, लेकिन क्या कोई ऐसा मुद्दा भी है राजस्थान में कि जो राज्य स्तर पर मुद्दा चल रहा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर सारे सिर्फ देश के मुद्दे पर ही आप राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और उसको आपको लग रहा है कि इससे बेहतर परिणाम आपको आएगा? देखिए मैं तो एक चीज जानता हूं कि 100 दिन की सरकार भजन लाल जी की राजस्थान में है। आप भजन लाल जी के 100 दिन की सरकार का कंपैरिजन कर लीजिए और अशोक गहलोत जी के 100 दिन के कार्यकाल को कंपैरिजन कर लीजिए, उसमें कम से कम 1000 टाइम्स का फर्क है। हमने संकल्प पत्र के 45% वादे पूरे कर लिए। हमने कहा था कि राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो हमने 450 रुपए का सिलेंडर दिया था। हमने कहा था कि एसआईटी गठित करेंगे, हमने एसआईटी गठित करी है। हमने कहा कि भ्रष्टाचारियों को अंदर डालेंगे तो हम भ्रष्टाचारियों को अंदर डालेंगे। हमने कहा था कि ईआरसीसी की समझौता करेंगे तो हमने ईआरसीसी का समझौता किया था, जो इन्होंने 5 साल तक लटकाए भटकाए रखा था। हमने कहा था कि यमुना जल समझौता करेंगे, हमने जल यमुना समझौता किया है। हमने हमारे 45% वादे 2 दिन के अंदर कर दिए और इनके 100 दिन ठीक है प्रतिष्ठा जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि जो विधानसभा में हमारी सरकार बनी है, हमने जो वादे किए थे 100 दिन के अंदर 45% पूरे कर लिए और इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। जिसने पानी के लिए बिल्कुल साहब, लोकसभा के चुनाव के अंदर आप ही का सवाल ले रहा हूं मैं प्रतिष्ठा जी से। केंद्र के रोकने के बावजूद करके दिखाया, लेकिन आज आप ये बताने की सिचुएशन में नहीं है कि पानी कितना % मिलेगा हमें, जो राजस्थान के किसानों की जमीन की प्यास बुझा। पूरा जो हमने वादा किया वो पूरा मिलेगा। प्रतिष्ठा जी चिंता मत करो, ईआरसीसी के अंदर 36 MCM पानी मिलना है, वो 36 MCM पानी मिलेगा। यमुना जल समझौते में जो राजस्थान को पानी मिलना है वो राजस्थान को पानी मिलेगा, लेकिन आपने 5 साल तक लटकाया भटकाया रहा। ठीक है मेरे पास समय कम है, एक सवाल आप लोग को लेना चाहूंगा। ठीक है, एक सवाल लेना चाहूंगा प्रतिष्ठा जी समय कम है मेरे पास समय कम है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे यहाँ पर अभी जो 13 लोकसभा चुनाव भी हो रहा है दूसरे चरण में, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। एक बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं दुष्यंत सिंह, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो जालोर से हैं और झालावाड़ से हैं यहाँ पर दुष्यंत सिंह। जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके कौन सा बेटा आपको लग रहा है कि जीत हासिल होगी? हालांकि कांग्रेस से हैं तो आप लोग सब अपने अपने दावे करेंगे, लेकिन इसकी क्या वजह आपको लग रही है? ये कैसे बोल सकते हैं साहब, आप ये बताओ, ये कैसे बोल सकते हैं कि अशोक गहलोत का बेटा हारेगा? आप भी ऐसी पूछ रहे हो साहब। कह रहा हूं कि आप तो वही कहेंगे, मैं कह रहा हूं आप तो ये कहेंगे जीतेंगे, लेकिन इसकी क्या वजह है? मैं आपसे कह रहा हूं क्या वजह है? आप भी कहेंगे कि जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं वो जीतेंगे, मैं कह रहा हूं उसकी क्या वजह है? मैं ये कह रहा हूं कि वो जीत ही नहीं सकते, जीतेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूं दावे के साथ कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं कि तो अशोक गहलोत का बेटा वहां से जीत ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं जीत सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं वसुंधरा जी का बेटा निश्चित रूप से जीतेगा। वन साइडेड पोलिंग हो रही है। वजह पूछ रहा हूं, वजह बता दीजिए।
सेक्शन में कहीं नजर नहीं आए, केवल बेटे सुरेश का जी, ही सुरेश जी, प्रचार समय कर कम रहे है, हैं। मुझे आप वजह बता दीजिए कि आखिर क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा जीतेगा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बेटा है वैभव गहलोत वो हारेगा। इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी की स्थायी सरकार, मजबूत सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जनता देखना चाहती है। मतदाता ये चीज देखना चाहता है कि कौन मजबूती की सरकार दे सकता है, कौन स्थायी सरकार दे सकता है, कोई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी ही देख सकते हैं। इस ठीक है, वजह ठीक है, से ठीक है, जनता ठीक है, मेरे पास समय कम है। मतदाता प्रतिष्ठा जी, जो आपका है भी- केवल आपका कमल भी के जवाब, दूध पे आपका वोट भी देगा। जवाब, क्योंकि आपका दावा यही रहेगा कि अशोक गहलोत के जो बेटे वैभव गहलोत वो जीतेंगे, लेकिन क्यों जीतेंगे और वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हारेंगे, क्यों हारेंगे आपके हिसाब से? देखिए, आपने मेरे को किया है क्वेश्चन। जी जी, आप ही से तो आप कैसे बताओ दादी का बेटा कैसे हारेगा, बताओ। जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा, और हमें ये पूरा जनता पर भरोसा है कि जनता तो मोदी जी की तरफ मानस बना चुकी है। सुन लेते सुरेश जी, समय कब है, सुन लेते हैं। लंबे टाइम तक नहीं झुठला सकते। अंततः सत्य में जयते होती है और सत्य की जीत जरूर होगी। अशोक गहलोत साहब ने जो काम किए इस राजस्थान की जनता के लिए, इस प्रदेश को काम गिना दो टेक्नोलॉजी का अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में ले जाकर जो खड़ा किया, उसका रिजल्ट आएगा 4 ठीक है, तारीख को, और जनता चलिए ठीक है। तो बिल्कुल मैं वही कह रहा था कि आप दोनों अपने अपने दावे वादे जरूर करेंगे, लेकिन देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के जो बेटे अभी इस बार दूसरे चरण में चुनावी मैदान में, इनमें से किसको कितनी फतेह मिलेगी देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रतिष्ठा यादव जी और सुरेश गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2 चरण में राजस्थान में चुनाव होने थे। पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हो गया, दूसरे चरण में अब 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें कई बड़े कद्दावर नेता भी। देखना होगा कि जिस तरह से बीजेपी ने पिछले बार क्लीन स्वीप किया था, 25 की 25 सीटें जीती थी, इस बार कितनी सीटें जीतेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन स्वदेश न्यूज एक बार फिर से आप सभी से विनती करता है कि जहां जहां क्षेत्र में आप लोग के क्षेत्र में मतदान हो रहा है, आप जरूर घर से बाहर निकलिए और जाकर मतदान कीजिए। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें खुशी से आप लोग भाग लीजिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।